फ्रेंड्स, तो ये स्टैटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा और आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस क्लास की चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे। उसमें पहला थ्योरम ये था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ और उस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ आज और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये था कि अगर एक पॉइंट पे दो फोर्स इस तरीके से लग रहे हों कि ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होता है ये इसके डायगोनल के अलॉन्ग काम करता है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या निकाला था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, 2pq कॉस अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या था, अल्फा था पी और क्यू के बीच का एंगल था, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये भी हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट हमारा अगर पी के साथ कितना एंगल बना रहा हो, थीटा एंगल बना रहा हो, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो ये दो फार्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। अब इसी पे बेस्ड ही हमारा एक क्वेश्चन है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कहा जा रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 2m+1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इन जो दो फोर्सेस हैं P और Q, इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, वो रिजल्टेंट है हमारा 2m+1 और कितना है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मतलब ये किसकी वैल्यू है, हमारी आर की वैल्यू है। तो अगर ये जो फर्स्ट फार्मूला हमने लिखा, अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 2m+1 का होल स्क्वायर, और जो अंडर रूट में लगा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। राइट हैंड साइड में कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब की बार इन्होंने ये बता दिया है कि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कर दिया, ठीक। अब कहा जा रहा है कि व्हेन दे एक्ट एन एंगल 90 माइनस थीटा। अब अगर फोर्सेस के बीच का एंगल कितना कर दिया जाए, 90 माइनस थीटा कर दिया जाए, तो कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट इतना हो जाता है, ठीक है। तो फिर से हम इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्टेंट की जगह 2m-1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रखेंगे। तो जब रिजल्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2m-1 का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और अंतर अंतर सिर्फ इतना आया है कि जहाँ पे थीटा लिखना है तो वहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखना है। तो जब यहाँ पे हम लोग 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम लोग, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, फर्स्ट में 2m+1 का होल स्क्वायर ओपन करिए तो 4m स्क्वायर प्लस 4m टाइम्स क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 1 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने इसको अलग अलग बांट दिया। जो जो इसका ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 आएगा, तो 4m स्क्वायर प्लस 4m को एक साथ ले लिया और 1 को अलग कर दिया, ठीक। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएगा हमारे पास, और 4m स्क्वायर प्लस 4m में से मैं 4m कॉमन अगर ले लूँ तो कितना मिल जाएगा हमारे पास m+1, ठीक है, m+1। और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिलेगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा 2pq कॉस थीटा मिलेगा। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये कहाँ से आया था, ये फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने से आया था। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड को सिंप्लीफाई करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m मतलब 4m इंटू m-1, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 2pq साइन थीटा, 2pq साइन थीटा, ये हमारा आ जाएगा फोर्थ नंबर। अब अगर मैं 3 में 4 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4 कर दूं अगर, तो हमको क्या मिलने वाला, राइट हैंड साइड में देखिए 2pq कट जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा tan थीटा, और इधर 4m कट जाएगा तो कितना आ जाएगा m-1 अपॉन m+1 आ जाएगा। और ये आपसे पूछा गया था, tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, ये बताइए कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखिए आपसे पूछा गया था देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा m-1 अपॉन m+1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उसी से संबंधित क्वेश्चन है जो हम लोगों ने टॉपिक अभी पढ़ा, प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट बी आर। कहा जा रहा है कि अगर
अगर दो फोर्सेस हैं पी और क्यू, तो उसका जो रिजल्टेंट है, दो फोर्सेस पी और क्यू एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट है विच इज आर, और वो आर कैसा है, परपेंडिकुलर टू पी। आर हमारा कैसा है, परपेंडिकुलर टू पी। तो मैं थोड़ा फिगर बनाता हूँ इसका। मान लीजिए कि ये मेरा हो गया, ये इधर मेरा हो गया पी, सॉरी इधर मेरा हो गया पी, ठीक है। एक बार रफ कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मेरा इधर के डायरेक्शन में क्या हो गया, ये फोर्स हो गया पी, और इधर डायरेक्शन में हो गया मेरा ये फोर्स कितना हो गया क्यू, और ये ऐसे मैंने पैरेललोग्राम ज्वाइन करवा दिया। ये रिजल्टेंट मेरा आर है। कहा जा रहा है कि आर पी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एंड एक और चीज है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट आर है उसका मैग्नीट्यूड कितना कहा जा रहा है, क्यू बाई 3 है। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट बी आर एंड परपेंडिकुलर टू पी, ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड इट्स मैग्नीट्यूड बी व्हाट, क्यू बाई 3। जो हमारा आर की वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, जो हमारा आर की वैल्यू वो कितना दिया हुआ, क्यू बाई 3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए क्यू और क्यू इस टू पी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, जहाँ पर थीटा क्या होता था, रिजल्टेंट और फोर्स पी के बीच का एंगल, जो कि 90 है। टेन 90 कितना होता है, 1/0। तो यहाँ से 1/0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू, और कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा। तो यहाँ से पी प्लस क्यू कॉस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी प्लस क्यू कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 0। पी प्लस क्यू कॉस अल्फा 0। तो यहाँ से कॉस अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, माइनस पी बाई क्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब एक फार्मूला हमारे पास और भी है, कौन सा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ जो निकाला हमने पी बाई क्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2pq, और कॉस अल्फा की जगह पुट कर देंगे माइनस पी बाई क्यू, और आर की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, क्यू बाई 3। तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 9, और इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू ब्रैकेट में माइनस पी बाई क्यू। तो यहाँ से क्यू क्यू कटेगा और कितना मिल जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 9 है, ठीक है। तो यहाँ से पी स्क्वायर को लेफ्ट में हम लोग ले आएंगे और क्यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 9। तो 9 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 क्यू स्क्वायर बाई 9। और मुझसे क्या पूछा जा रहा है, क्यू इज टू पी, तो मैं निकाल लेता हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 9/8 हो जाएगा। तो क्यू अपॉन पी हमारा कितना हो जाएगा फिर, 3/2√2 हो जाएगा। मतलब जो रेशियो हमारा आएगा क्यू इज टू पी का वो कितना आ जाएगा, 3:2√2 आ जाएगा। 3:2√2 का मतलब कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का फिर हमारा न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसका नाम क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, एकदम ध्यान ध्यान से एक एक चीज को आपको पढ़ना है। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order, then the forces will be in equilibrium। देखिए अगर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट O है, O पे थ्री फोर्सेज, देखिए एक फोर्स इधर P की तरफ काम कर रहा है, और वो हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, इस ट्रायंगल में दिखा रहे हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल की एक साइड के अलॉन्ग काम कर रहा है, ठीक। और फिर ये वाला जो है देखिए इस इधर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, क्यू। और ये ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी साइड, ए बी के अलॉन्ग काम कर रहा है, ठीक है। और तीसरा जो फोर्स है आर, ठीक है, वो हमारा बी ओ के अलॉन्ग काम कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, ओ पे बात कर रहे हैं, बी रिप्रेजेंटेड, इस पे जो फोर्स लगे हैं उसको रिप्रेजेंट किया जा सके इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स के अलॉन्ग ही काम कर रहे हैं। मतलब अगर अगर वेक्टर की तरह हम लोग इसको ट्रीट करें तो ये जो ए बी वेक्टर है, ये जो ए बी वेक्टर है, मैंने देखिए ये पॉइंट ओ था, और ये जो ए बी वेक्टर है जिसके अलॉन्ग क्यू फोर्स लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से उठा लिया, क्योंकि ये जो वेक्टर्स होते हैं ना ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ से मैंने उठा के इसको यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। ये ए बी, तो और ए बी के अलॉन्ग कितना काम कर रहा था, क्यू, ठीक। तो ये ओ पे इसके अलॉन्ग क्यू फोर्स हो गया। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो ओ ए के अलॉन्ग काम कर रहा है, फोर्स कितना काम कर रहा है, कितना वेक्टर काम कर रहा है, पी, इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दिया, तो ये हो गया पी। और जो हमारा बी ओ के अलॉन्ग क्या काम कर रहा है, आर, तो उसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने लगा दिया।
तो देखिए ये पी क्यू आर ये एक पॉइंट पे हम आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दे आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। तो ये तीनों फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम में होंगे तो फिर क्या कह पाएंगे हम लोग, देखिए आपने वेक्टर में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर हम लोग मान लीजिए ये एक वेक्टर ट्रायंगल के अलॉन्ग, अगर साइड्स ट्रायंगल के साइड्स के अलॉन्ग अगर वेक्टर हो क्रम से लिए जाएं, जैसे इधर ए बी साइड के अलॉन्ग ए वेक्टर, फिर बी सी साइड के अलॉन्ग बी वेक्टर, और सी ए साइड के अलॉन्ग सी वेक्टर हो, तो हम लोग क्या लिखते थे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, जीरो। तो ऐसे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। ये ए प्लस बी प्लस सी का कॉन्सेप्ट आप समझ ही रहे होंगे। देखिए जैसे अगर हम लोग ए बी वेक्टर में किसको ऐड किए, बी सी वेक्टर को ऐड किए, ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, ए सी वेक्टर आएगा। और ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस सी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। तो यही कॉन्सेप्ट अगर दिया गया यहाँ पे कि पी प्लस क्यू प्लस आर का जो सम आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अब इसी का देखिए कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कह रहा है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। पहले देखिए वहां पे कह रहा था कि ट्रायंगल के अलॉन्ग काम करेगा तो उस तरीके से काम करेगा तो वो तीनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे। यहाँ पे उल्टा कह रहा है कि पहले अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं और वो कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, वो कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो ना तो लेफ्ट में जाएगा, ना तो राइट में जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा, ना तो नीचे जाएगा, यहीं पे स्थिर रहेगा तीनों फोर्सेस लगने के बाद भी, ठीक। देन द फोर्सेज आर कोप्लेनर कहा जा रहा है, तब वो फोर्सेज कोप्लेनर होंगे, मतलब एक ही प्लेन में लग रहे होंगे। एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। और अगर इससे आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रायंगल आप बना पाएंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो इसका कन्वर्स पार्ट है। आगे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर देन द फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब वही ट्रायंगल लॉ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉलीगन का निर्माण कर देता हूं मैं इस तरीके से, यहाँ से एक पॉलीगन का मैं बना देता हूँ। मान लीजिए पॉलीगन बना दिए, कितने साइड वाला, एक दो तीन चार पांच साइड वाला, 5 साइड्स का मैंने एक पॉलीगन बना दिया, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ठीक। मान लीजिए इसके अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा हो, पी लग रहा हो, इसके अलॉन्ग क्या लग रहा हो, क्यू लग रहा हो, इसके अलॉन्ग फोर्स क्या लग रहा हो, आर लग रहा हो, इसके अलॉन्ग फोर्स क्या लग रहा हो, एस लग रहा हो, और इसके अलॉन्ग फोर्स क्या लग रहा हो, डब्ल्यू लग रहा हो, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये सभी फोर्सेज अगर एक पॉइंट पे लगे, मतलब एक पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने एक पॉइंट ओ है, तो ओ पे इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, पी, और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, क्यू, ठीक, और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, आर, ठीक है। इसी के पैरेलल मैं खींच रहा हूँ, इधर के अलॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा है, एस, ठीक, इधर के अलॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा है, डब्लू, और ठीक है, सभी हो गए फोर्सेस पी क्यू आर एस और डब्लू। तो कहा जा रहा है कि अगर ये किसी पॉलीगन के साइड्स के अलोंग कहा जा रहा है कि किसी पॉलीगन के साइड्स के अलोंग होंगे इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, अगर ये जो फोर्सेस हैं किसी पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हों टेकन इन ऑर्डर, तो कहा जा रहा है तो देन द फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, तब ये फोर्स जो है क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये पॉइंट ना तो ऊपर जाएगा, ना तो नीचे जाएगा, ना तो लेफ्ट जाएगा, ना तो राइट जाएगा, मूव भी नहीं करेगा, यहीं पे स्थिर पड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। अगला जो हमारा थ्योरम है ना, ये बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस पे आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है ना। मोस्ट मोस्ट में लिख देता हूँ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका नाम है लामीज थ्योरम, हिंदी में कहते हैं लामी का प्रमेय। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लामी का प्रमेय, ठीक है, लामी का प्रमेय इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लामीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है, पढ़िए, इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस, कोप्लानर फोर्सेस मतलब एक ही प्लेन में वो तीनों फोर्सेस लग रहे हों, एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे तीन कोप्लानर फोर्सेस है पहली बात, और तीनों जो है एक पॉइंट पे लग रहे हैं, और तीनों कैसे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मान लीजिए ये पी है, मान लीजिए कि ये क्यू है, और मान लिया कि ये कितना है, आर है, ठीक है। एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों फोर्सेस कोप्लानर है और इक्विलिब्रियम में है। देन द ईच साइड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। तो कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो पी अपॉन, क्या लिखेंगे, पी अपॉन, अब देखिए पी को छोड़ दीजिए, क्यू और आर के बीच का एंगल आपको लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं क्यू और आर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी अपॉन साइन अल्फा,
ठीक। अब Q अपॉन दूसरा फोर्स है Q, तो Q को आप छोड़ दीजिए तब, तो अदर दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, P और R हैं। इनके बीच का एंगल आपको लिखना पड़ेगा, मान लीजिए वो बीटा है, तो सब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन बीटा लिखूंगा, ठीक है। अब तीसरा फोर्स हमारा क्या है, R अपॉन, अब R को छोड़ दीजिए, P और Q के बीच का एंगल देख लीजिए, मान लीजिए वो गामा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन गामा लिखूंगा। इसी को क्या कहते हैं, लामी का प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस एक पॉइंट पे लगे हों और वो फोर्सेस कैसे हों, इक्विलिब्रियम में हों, तो फोर्स के तो एक फोर्स को ही हम लोग लिखेंगे और बचे हुए दो फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन निकालेंगे, फिर दूसरा फोर्स लिखेंगे, उसके नीचे हमको क्या लिखना है, अदर दो फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन, फिर तीसरा फोर्स डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, अदर दो फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन लिखना है। तो P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लामी का प्रमेय, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, इफ O इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। सर्कम सेंटर का मतलब समझते ही हैं, सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल आप समझते ही हैं, ठीक है, परिवृत्त जिसको हम लोग कहते हैं। तो पहले इसका मतलब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल मुझे बनाना पड़ेगा और मुझे एक सर्कल बनाना है। मैं ऐसे एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, एक सर्कल बना दिया और इसका नाम मैं देता हूं ABC, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, O इज द सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर तो आप समझ ही रहे होंगे, सर्कम सेंटर कैसे हमारा बनता है आपको मालूम होना चाहिए। सर्कम सेंटर साइड्स के, साइड्स का बाइसेक्टर का क्या होता है, इंटरसेक्शन। देखिए एक बार जरा मैं आपको बता दूं कि सर्कम सेंटर क्या होता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो इसके इस साइड को मैंने क्या किया, बाइसेक्ट किया, ठीक है। इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, इस वाले साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और थर्ड वाले साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। ये किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं और इस पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस लेके अगर मान हम लोग एक सर्कल खींचें तो वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से होकर जाता है और इसी को सर्कम सर्कल कहते हैं और इसके सेंटर को हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि O इज द सर्कम सेंटर, तो मैं O से A को ज्वाइन करवा देता हूँ, फिर O से B को ज्वाइन करवा देता हूँ और फिर O से मैं C को ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है। तो वो हमारा इस जो सर्कल है ना उसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इफ थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट अ पॉइंट O along OA OB OC, OA के along एक फोर्स काम कर रहा है P, OB के along एक फोर्स काम कर रहा है Q और OC के along एक फोर्स काम कर रहा है R, ठीक। तो कहा जा रहा है कि देन P इज टू Q इज टू R इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर हम लोग बात करें तो अगर हम यहाँ पे लामी का प्रमेय लगाएं, है ना, लामीज थ्योरम अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, P अपॉन अब Q और R के बीच का एंगल चाहिए। अब देखिए आपने क्लास 10th लेवल की ज्योमेट्री में एक थ्योरम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वो थ्योरम क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये सर्कल का एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये एक सेंटर पे एंगल बनाता है और सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बनाता है, तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो यहाँ वाला जो सेंटर पे एंगल कितना होता है, 2 थीटा होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो अगर ये वाला देखिए, अगर हम लोग कार्ड BC की बात करें तो BC वाला कार्ड सरकमफेरेंस एंगल कितना बना रहा है, A बना रहा है, इसका मतलब सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2A बनाएगा। लामीज थ्योरम क्या कहता है, P अपॉन लिखा आपने तो Q और R के बीच के एंगल का साइन लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, P अपॉन क्या लिखूंगा, साइन 2A, ठीक है। फिर मुझे अगर लिखना है Q अपॉन, तो अब P और R के बीच का एंगल हम लोग देखेंगे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2B होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन 2B लिखूंगा, ठीक है ना। और फिर जब R मुझे लिखना होगा तो P और Q के बीच का एंगल मुझे देखना पड़ेगा जो कि कितना 2C है, तो उसका साइन मैं लिखूंगा, साइन ऑफ 2C लिखूंगा। तो बस आपसे P इज टू Q इज टू R पूछा गया है, तो P इज टू Q इज टू R हमारा कितना आ जाएगा, साइन 2A इज टू कितना आ जाएगा, साइन 2B और इज टू कितना हो जाएगा, साइन 2C हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइन 2A इज टू साइन 2B इज टू साइन 2C हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है ए वेट W इज सस्पेंडेड, एक वेट W है जिसको लटकाया गया है, सस्पेंड में लटकाया गया है, फ्रॉम 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7 मीटर एंड 24 मीटर, ठीक है। द अदर एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर बाइंडेड बाय द एंड्स ऑफ अ स्टिक ऑफ लेंथ 25 मीटर। देखिए 25 मीटर का एक लेंथ है, 25 मीटर की एक रस्सी, एक मान लीजिए ये हो गया 25 मीटर का क्या है, स्टिक है, और इससे जो है दो ऐसे एक रस्सी लगा के, एक रस्सी जो है कितने की है, 7 मीटर की है, और एक रस्सी हमारे कितने की है, दूसरी वाली जो रस्सी हमारी कितने 24 की है। तो 24 मीटर का ये वाला लेंथ है और 7 मीटर का ये लेंथ है, ठीक है। इससे एक वेट W जो है इससे बांध के लटका दिया गया, मान लीजिए वेट W हमारा लटका दिया गया है, ठीक है।
ए वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड बाई टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग मतलब दो रस्सी है, एक रस्सी इधर लगाई गई है, मान लीजिए इसका नाम मैं लिख देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। तो सी ए रस्सी एक है और सी बी एक रस्सी है, सी ए की लेंथ कितनी है 7 मीटर, और जो सी बी स्ट्रिंग है रस्सी है उसकी लेंथ कितनी है 24 मीटर। ये रस्सी और कहाँ पे बांधा गया है, एक यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या है, स्टिक है, कोई छड़ी है ए बी, इसे बांधे और छड़ी की लंबाई कितनी है 25 मीटर है, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, इफ द स्टिक बी इन सच अ पोजीशन, स्टिक करा ऐसे पोजीशन में हो सच दैट द वेट ऑफ द सस्पेंडेड, जो वेट डब्ल्यू आपने लटकाया गया है, जस्ट बिलो द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्टिक, मतलब इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो ये जस्ट मिड पॉइंट पे समझ लिए लटक रहा है, मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे लटक रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर व्हाट। तो देखिए जब भी आपको ऐसे मान लीजिए कोई रस्सी ऐसे लगा दी जाए और इसे कोई वेट लटका दिया जाए तो इधर की तरफ इसका क्या, इसमें क्या काम करता है, टेंशन काम करता है। तो इस टेंशन को, टेंशन का मतलब फोर्स है, तो उस फोर्सेस की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि मैं इस रस्सी में जो टेंशन कितना है T1 और इस वाले रस्सी में हमारा टेंशन कितना है T2 है, ठीक है। तो तीन फोर्सेस देखिए एक पॉइंट पे हो गए, एक फोर्स, ये तीन फोर्सेज हो गए एक पॉइंट पे। देखिए ये जो पॉइंट है सी वाला, इस पे इधर की तरफ क्या लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है T1, और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है T2, और इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है W लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब स्थिर हो गए हैं अपना ऐसा करने के बाद, ऐसा तो नहीं कि नीचे गिरता हुआ आपको दिख रहा है। तब यहाँ पे हम लामी का थ्योरम लगा सकते हैं, लामीस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात इतनी आएगी कि अब एंगल हम लोग कैसे खोजेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ थ्योरम आपको क्लास 10th लेवल का एक थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 7, 24 और 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 7, 24 और 25 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है ना। आप कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करेंगे 625 आ जाएगा, जो कि 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को क्या करवा दें, इससे ज्वाइन करवा देते हैं ऐसे, तो ये थ्योरम ये होता है कि ये जो बी एम लेंथ है, ये जो ए एम लेंथ है, ये जो सी एम लेंथ है, तीनों बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ए एम सी में बात करें, तो हमारा देखिए ये वाला लेंथ मतलब सी एम वाला जो लेंथ हमारा है, ये वाला लेंथ, ठीक, और ए एम वाला लेंथ, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो उनके सामने का एंगल भी बराबर होता है। तो ये सी एम के सामने वाला एंगल क्या है, ए है। इसका मतलब ये हो गया कि ए एम के सामने वाला जो एंगल ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये वाला मेरा एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी एम जो साइड होगा और जो सी एम साइड होगा ये क्या होगा, बराबर होगा। अभी मैंने ये थ्योरम आपको बताया, ठीक है ना। तो एंगल आपको थोड़ा थोड़ा पता लग चुका है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर ये वाला ए है तो इसका मतलब ये वाला कितना होगा, 180 माइनस ए होगा, 180 माइनस ए। तो ये एंगल मुझे पता लग गया, ये कितना हो गया, 180 माइनस ए हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर ये वाला बी है तो इसका मतलब ये बाहर वाला कितना होगा, 180 माइनस बी होगा, ठीक है। तो ये वाला भी एंगल मुझे पता लग गया, कितना, 180 माइनस बी पता लग गया। और ये तो राइट एंगल है ही, ये यहाँ पे तो 90 डिग्री बनी रहा है, क्योंकि हमने कहा था ना कि ए बी सी ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 7, 24, 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है, और हाइपोटेनस क्या, 25, 25 के सामने वाला 90 डिग्री बनता है, मतलब ये वाला एंगल हमारा कितने का है, 90 है। अब लामिस का थ्योरम लगाने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर लिखूंगा T1 तो इसका मतलब मुझे W और T2 के बीच का एंगल का साइन लिखना पड़ेगा, मतलब साइन ऑफ क्या लिखूंगा मैं, 180 माइनस बी लिखूंगा, ठीक है ना। फिर मैं अगर लिखूंगा T2, T1 हो गया। अब मैं अगर T2 लिखूंगा तो फिर साइन ऑफ कौन सा एंगल, T2 को छोड़ दीजिए, तो T1 और W के बीच का एंगल जो कि कितना है, 180 माइनस ए, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या, तीसरा फोर्स का W, और इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ, तो T1 T2 के बीच का एंगल तो कितना है, साइन 90 है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग बात करें साइन 90 तो कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पे तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे W आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, T1 साइन बी हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ऐसे T2 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो मुझे T1 T2 की वैल्यू निकालनी थी, तो T1 हमारा कितना हो जाएगा, W साइन बी, T1 हमारा कितना हो जाएगा, W साइन बी, और T2 हमारा कितना हो जाएगा, W साइन ए हो जाएगा। अब बात यह आती है कि साइन ए साइन बी कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल जो था ऐसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल कितने का है, ए है, और ये हमारा एंगल कौन सा है, बी है, ठीक है। और ये हमारा क्या, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना है, 25 है, और ये वाला साइड कितना है, 24 है, और ये वाला साइड कितना है, 7 है। तो साइन ए की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनस 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 अपॉन 25,
तो इसका मतलब जो हमारा T2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24W/25। और अगर हम लोग ये किसकी वैल्यू हमने निकाली, साइन ए की वैल्यू निकाल दिया 24/25। और साइन बी की अगर वैल्यू की अगर बात करें तो बी के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 7, हाइपोटेनस 25 हो जाएगा, 7/25 आ जाएगा। तो 7W/25। तो टी एक जो हमारा टेंशन होगा 7W/25 और जो दूसरा टेंशन होगा वो कितना होगा 24W/25। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ प्लेन 3 forces P, Q, R are acting at a point. The angle between P and Q is 150 and angle between Q and R is 120. In equilibrium position, the ratio in P is to Q is to R is equal to what? ठीक है, तो 3 फोर्सेज एक पॉइंट पे लग रहे हैं, मैं बना देता हूँ 3 फोर्सेज। मान लीजिए कि यहाँ पे एक फोर्स है P, इधर की तरफ एक फोर्स है Q और एक फोर्स इधर की तरफ है R। और कहा जा रहा है ये तीनों इक्विलिब्रियम में है। और एंगल के बारे में कुछ बताया गया, एंगल बिटवीन P एंड Q इज 150। P और Q के बीच का जो एंगल है वो कितना है 150 है। ठीक है, और एंगल बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच का एंगल कितना है 120 है, इतना बताया गया है। ठीक है, तो तीसरा एंगल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि पूरा जो सर्कल वाला एंगल होता है कितना होता है 360 होता है, ये आपको मालूम है। तो इसका मतलब 150 और 120 270, 270 और 30 90, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 360 में से 270 माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा। अब ये तीनों इक्विलिब्रियम में हम तो लामीस का थ्योरम लगा सकते हैं। तो P अपॉन क्या लिखेंगे, P अपॉन साइन ऑफ, फिर Q अपॉन साइन ऑफ, फिर R अपॉन साइन ऑफ। ठीक है, अब मुझे एंगल लिखना है तो P अपॉन लिखना है तो Q और R के बीच का एंगल जो कि 120 है, और Q अपान लिखना है तो P और R के बीच का एंगल जो कि साइन 90 है, और R अपान लिखना है तो P और Q के बीच का एंगल जो कि कितना है 150 है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। इन सभी में अगर नीचे की साइड में मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो P अपॉन कितना आ जाएगा √3 इज इक्वल टू Q अपॉन 2 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R अपॉन 1 हो जाएगा। इसका मतलब P इज टू Q इज टू R की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा √3 इज टू 2 इज टू 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अगला हमारा जो थ्योरम है इसका नाम है लैम्डा म्यू थ्योरम। ठीक है, लैम्डा म्यू थ्योरम देखिए क्या कहता है, कहता है इफ टू फोर्सेस लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी एक्ट एट ए पॉइंट ओ along द डायरेक्शन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। देखिए ओ पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, ओ ए के अलॉन्ग लग रहा है फोर्स, ये ओ ए के अलॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा है, लैम्डा ओ ए लग रहा है, और ओ बी के अलॉन्ग एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम कितना है म्यू ओ बी है। ठीक है, और उसका जो रिजल्टेंट है वो ओ सी के अलॉन्ग काम कर रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है लैम्डा प्लस म्यू ओ सी है। ठीक है, तो कहा जा रहा है इफ टू फोर्सेस लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी एक्ट एट ए पॉइंट ओ अलोंग द डायरेक्शन ओ ए एंड ओ बी, अगर ये दो फोर्सेस ओ ए के अलोंग ओ बी के अलोंग दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लैम्डा ओ ए लग रहा है, एक म्यू ओ बी लग रहा है। ठीक है, देन देन देयर रिजल्टेंट विल बी, तब उसका रिजल्टेंट कितना होगा लैम्डा प्लस म्यू ओ सी होगा। उसका रिजल्टेंट कितना होगा लैम्डा प्लस म्यू ओ सी होगा। जहां पे सी पॉइंट आपको कैसे चूज करना है, सी पॉइंट आपको ए बी पे ऐसे चूज करना है कि हमारा जो सी ए लेंथ और सी बी लेंथ का जो रेशियो होना चाहिए, सी ए इज टू जो सी बी होगा वो कितना आएगा म्यू इज टू लैम्डा आना चाहिए। मतलब सी ए लेंथ हमारा सी ए ये कितना हो गया म्यू और ये कितना हो गया लैम्डा। तो हमको इस तरीके से आपको समझना है कि मान लीजिए इधर एक फोर्स का काम कर रहा है जिसका नाम है म्यू ओ बी। ठीक है, और इधर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है लैम्डा ओ ए। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर काम करेगा। ठीक है, ये मान लीजिए ओ कह देते हैं इसको, हम लोग इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो इसका रिजल्टेंट किसके अलॉन्ग काम करेगा, ओ सी के अलॉन्ग काम करेगा। अब आप पूछेंगे सर ये सी डिसाइड कैसे करेंगे, तो सी डिसाइड करने का तरीका ये होगा कि आपको क्या करना है, जो ये ए बी को मिला दीजिए और ए बी के बीच में ही कहीं सी होगा, और सी का क्या होगा, सी को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, आपको इसको किस रेशियो में बांटना है, म्यू इज टू लैम्डा रेशियो में बांटना है। तो म्यू इज टू लैम्डा रेशियो में बांटने वाले पॉइंट ही सी होगा, और इसके अलावा हमारा रिजल्टेंट काम करेगा, और रिजल्टेंट आएगा कितना लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी आएगा, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी आएगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होता है, आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, कहा जा रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट इज आर। ठीक है, एक फोर्स मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक फोर्स मैं ले लेता हूँ पी, मैं ओ ए के अलॉन्ग ले लेता हूँ
इसके अलावा एक फोर्स क्या कर रहा है, पी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लेता हूँ, पी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ लैम्डा ओ ए, जैसा कि ऊपर फिगर हम लोगों ने बनाया था। पी को मैं बोल देता हूँ लैम्डा ओ ए, पी को मैंने क्या बोल दिया, लैम्डा ओ ए बोल दिया, ठीक है। और Q काम कर रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट इज R। और अच्छा, एक फोर्स O पे काम कर रहा है Q, ठीक है, एक फोर्स काम कर रहा है Q। Q को मैं कितना ले लेता हूँ, म्यू ऑफ ओ बी ले लेता हूँ, म्यू ऑफ ओ बी ले लेता हूँ। तो पूछा जा रहा है कि इसका रिजल्टेंट जो होगा, वो रिजल्टेंट इसका कितना R है, इसका रिजल्टेंट कितना है, R है। तो इसका मतलब R हमारा कैसे, R को हम लोग कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे, लैम्डा प्लस म्यू और ओ सी, लैम्डा प्लस म्यू क्या सेलेक्ट कर पाएंगे, ओ सी, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि देन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग पॉइंट आर, ए लाइन मीट्स देम, एक लाइन हम लोग जो ड्रॉ कर, ऐसे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन क्या करता है, अ लाइन मीट्स विद देम एट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ये जो लाइन हमारा है, ये क्या करता है कि इस वाले फोर्स जो पी फोर्स लगाया था उससे कहाँ पे मिलता है, ए पे, जो फोर्स आपने क्यू लगाया था उससे कहाँ पे मिलता है, बी पे, और जो फोर्स जो उसका रिजल्टेंट था उससे वो कहाँ पे मिलता है, सी पे मिलता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा रिलेशन सही होगा, ठीक है। तो मैंने इसको लैम्डा ओ ए बोल दिया, इसको मैंने लैम्डा सॉरी म्यू ओ बी बोल दिया, ठीक है, म्यू ओ बी मैंने बोल दिया। और इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी बोलने वाला हूँ, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी बोलने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें ये फर्स्ट वाले से, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहाँ से हम लोग P अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, Q अपॉन ओ बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। और यहाँ से थर्ड वाले से मुझे क्या मिल जाएगा, R अपॉन ओ सी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू मिल जाएगा। अब लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू ये जो हम लोग निकाला यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, P अपॉन ओ ए और प्लस Q अपॉन ओ बी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, R अपॉन ओ सी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, P अपॉन ओ ए प्लस Q अपॉन ओ बी इज इक्वल टू R अपॉन ओ सी, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से चाहता हूं कि इस फिगर को आपको समझा दूं। कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट इज R, ठीक है। एक पॉइंट है जिसपे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स का नाम है P, एक फोर्स का नाम है Q, और इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, R है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि इफ ए लाइन मीट्स विद देम एट ए बी एंड सी, एक लाइन जो है अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो वो कहा जा रहा है कि P से कहाँ पे मिलता है, A पे, Q से कहाँ पे मिलता है, B पे, और R से कहाँ पे मिलता है, C से मिलता है। ये जो लाइन आपने लाइन की बात कही गई है और ए बी सी को बताया गया ना, यही चीज आपको इंडिकेट करने वाला लैम्डा म्यू थ्योरम यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि लैम्डा और म्यू थ्योरम को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अभी तक हम लोग सिर्फ दो फोर्सेस की बात कर रहे थे, उसके रिजल्टेंट की बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट O है और उस पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स P1 है, एक फोर्स P2 है, एक फोर्स P3 है, एक फोर्स P4 है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे वो एक्स के साथ P1 वाला फोर्स θ1 एंगल बनाता है, P2 वाला एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बनाता है। इस तरीके से सभी हम लोग मतलब इस पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, कौन कौन से, P1 P2 P3 P4। अब इन सबों का रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो हम लोगों का जो फोर्सेस है ना, यहाँ पे जो पॉइंट O पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए अगर मैं अलग से एक फिगर बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हमारा है, ठीक है। और इधर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा हुआ है, P1 लगा हुआ है। इसी तरीके से इधर के डायरेक्शन में P2 फोर्स लगा हुआ है, और भी बहुत सारे फोर्सेस P3 फोर्सेस इधर लगे हुए हैं। फिर और इधर की तरफ P4 फोर्सेस लगा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है, P4 फोर्स लगा, और ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स एक्स के साथ θ1 बनाता है, ये वाला एक्स एक्सिस के साथ θ2 बनाता है, अगला वाला एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, θ3 एंगल बनाता है, इस तरीके की बात है। और इन सभी का हमको क्या निकालना, रिजल्टेंट निकालना। तो देखिए इसका तरीका ये होता है ना कि जो हमारा, जैसे मान लीजिए एक फोर्स को मैं बना के दिखाता हूँ, मान लीजिए ये P1 फोर्स हमारा है। तो P1 फोर्स का हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। तो वो कितना आएगा, इधर के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, P1 cos थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, P1 cos थीटा आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें P2 जो फोर्स है उसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, P2 cos थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से P3 फोर्स का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा,
P3 कितना आ जाएगा, cos थीटा 3 आ जाएगा, ये cos थीटा 2 आ जाएगा, ये cos थीटा 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आ जाएंगे। अब इसका मान लीजिए कि देखिए रिजल्टेंट यहाँ फिगर में अगर दिखाएं हम, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका रिजल्टेंट मान लीजिए इधर की तरफ काम कर रहा है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कॉस आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो आर कॉस थीटा हमारा, ये जो फोर्सेज हैं इनके ये जो एक्स कंपोनेंट है और जो हमारा रिजल्टेंट है उनका जो एक्स कंपोनेंट है, ये दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो ये पहला नियम है इनके इक्विलिब्रियम में होने के लिए। और दूसरा नियम क्या है, अब इसका वाई मान लीजिए P1 फोर्स है, इसका वाई डायरेक्शन में क्या निकाले हम लोग कंपोनेंट, तो कितना आ जाएगा, P1 साइन थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, P1 साइन थीटा 1। ऐसे P2 का निकालें तो कितना आ जाएगा, P2 साइन थीटा 2 आ जाएगा। ऐसे ही P3 साइन थीटा 3 आ जाएगा। और जो हमारा रिजल्टेंट है R, अगर उसका वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें तो कितना आ जाएगा, वो आर साइन थीटा आ जाएगा। तो आर साइन थीटा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको मैं कुछ देर के लिए एक्स बोल दे रहा हूँ, इसको मैं कुछ देर के लिए क्या बोल दे रहा हूँ, वाई बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा अगर हम लोग इसको स्क्वायर करके क्या कर दें, ऐड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें, मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को डिवाइड कर दे तो आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा, आर आर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, टेन थीटा, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, वाई बाई एक्स आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट का एंगल निकालने के लिए काम आ जाएगा, रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स एंगल बनाता है। तो इस तरीके से अगर एक दो से ज्यादा फोर्सेज, मान 3 फोर्सेज, 4 फोर्सेज, 5 फोर्सेज, 10 फोर्सेज हैं, और अगर उनको आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम में करना है, तो इस तरीके से हमको उनके जो कंपोनेंट है उनको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि टू फोर्सेज ऑफ 1 kg वेट एंड 2 kg वेट एक्टिंग एट ए पॉइंट ए along द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना लेता हूँ, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना लिया ए बी सी। तो कहा जा रहा है कि ए बी और ए सी के along एक फोर्स, ए बी के along कितना फोर्स काम कर रहा है, 1 kg वेट, इधर के along 1 kg वेट, और इधर के along कितना फोर्स काम कर रहा है, इधर के along कितना काम कर रहा है, 2 kg वेट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ करके लिख देता हूँ अच्छे से। इधर के लॉन्ग 1 kg वेट एंड 2 kg वेट, 1 kg वेट एंड 2 kg वेट, 1 kg वेट एंड 2 kg वेट फोर्सेज आर एक्टिंग एट पॉइंट ए along द साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, मैंने बना दिया। आप ट्रायंगल ए, थर्ड फोर्स ऑफ √3 kg वेट एक्टिंग एट ए along डी ए वट परपेंडिकुलर टू बी सी। तो बी सी के परपेंडिकुलर, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट डी लेता हूँ, तो डी ए मैं ऐसे, ये जो डी ए वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो डी ए के अलावा क्या काम कर रहा है, √3 काम कर रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज आर व्हाट। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये इधर के डायरेक्शन में मैं खींच देता हूँ, कौन सा एक्सिस में खींच दूँ, इधर वाई एक्सिस में बना देता हूँ। ठीक है, और ये जो डी ए डायरेक्शन है ना, इधर की तरफ मैं, या एडी डायरेक्शन में मैं इधर की तरफ क्या बना देता हूँ, एक्स एक्सिस बना देता हूँ। ठीक, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग √3 फोर्स की अगर बात करें, जो √3 है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है, और डायरेक्शन किधर की तरफ है, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, -√3, और क्या लिखूंगा, cos 0 लिखूंगा। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 kg वेट है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पूरा एंगल 60 होगा, तो ये आधा है तो 30 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है तो एंगल कितने का होगा, 30 का होगा। तो इधर की तरफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 2 cos 30 हो जाएगा। और जो हमारा ये 1 है, 1 ये भी एक कितना एंगल बनाएगा, 30, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 cos 30 हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसको मैं एक्स बोलने वाला हूँ, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, एक्स बोलने वाला हूँ। देखिए अगर कोई भी फोर्स है, और अगर इसका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर आपको निकालना, मान लीजिए 1 है और ये थीटा है, तो या कुछ भी मान लीजिए फोर्स एफ है, तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होता है, एफ कॉस थीटा होता है, और वाई एक्सिस का डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होता है, एफ साइन थीटा होता है। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है। तो सभी के जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो निकालता, cos 0 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ हो जाएगा -√3, फिर 2 cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2, और फिर से cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2।
तो कुल मिला के कितना हो गया हमारे पास -√3, और यहाँ पर 2√3/2 और 3√3/2, कितना आ जाएगा 3√3/2। तो -2√3 और +3√3 मतलब कितना हो जाएगा √3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग इसको कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये चूंकि जो फोर्स √3 वाला है, ये तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में काम कर रहा था, इधर वाई के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। कोई भी फोर्स मान लीजिए इधर इधर है, सीधे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर 3 न्यूटन का फोर्स लगे, कोई पूछे आपको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बताइए, तो 0 आएगा। ठीक है ना, ओके। तो अब क्योंकि कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो √3 का कंपोनेंट हमने वाई एक्सिस के डायरेक्शन में निकाल लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये √2 वाला है, तो √2 वाला वाई एक्सिस के डायरेक्शन, इधर के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा √2 और कितना आ जाएगा sin30 आ जाएगा, 2sin30 आ जाएगा। और ये जो 1 वाला, जो 1 न्यूटन वाला फोर्स है या 1 kg वेट वाला फोर्स है, देखिए इधर जब हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे ना, तो वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में वो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा, ये जो हमारा आएगा, ये वाला कितना आ जाएगा 1sin30 आएगा, और 1sin30 वाई एक्सिस के एकदम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -1sin30 लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए sin30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 × 1/2 फिर sin30 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 - 1/2, कुल मिला के कितना आ गया 1/2 आ गया। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को देखिए रिजल्टेंट निकाला इन सभी फोर्सेस का, फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, R = √x² + y² लिखे थे, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 4/4 का मतलब 1, तो अंडर रूट में 1 मतलब 1 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आ गया 1। और एंगल की बात करें अगर, तो थीटा = हम लोगों ने कितना लिखा था, tan इनवर्स y/x लिखा था। ठीक है, तो tan इनवर्स y/x करेंगे तो 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2 मतलब 2/√3। ठीक, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 आ जाएगा, और 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन में कहा जा रहा है रिजल्टेंट 1 का होगा, और जो एंगल बनाएगा कितने का बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको पसंद आया होगा, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।